जो एक क्रिटिकल इशू होता है कि जब कोई रह रहा है बिल्डिंग में और उसकी बिल्डिंग से पानी लीक करने लग जाता है, तो ऐसे केस में जनरली कोई स्ट्रक्चरल फेलियर है या जो पहले वाटरप्रूफिंग हुई है उसमें फेलियर है या पहले वाटरप्रूफिंग कराई ही नहीं गई है उस बिल्डिंग के अंदर, तो ऐसे केस को कैसे सॉल्व किया जा सकता यार शुरुआत ही पेचीदा सवाल कर लिया आपने। है? हमारी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इश्यूज को डायग्नोस करें इन वाटर प्रूफिंग और इन वाटर लीकेजेस और सीपेजेस। द डायग्नोसिस हैज़ टू बी डन। डायग्नोस करके उसका सोर्स क्या है आइडेंटिफाई करना होता है। आइडेंटिफिकेशन के बाद हम उसको सोल्यूशन दे सकते हैं। प्रोजेक्ट्स के अंदर बहुत बार क्या होता है कि मल्टीपल एजेंसीज काम करती हैं, तो विद दर मल्टीपल एजेंसीज बहुत बार हमारे किए हुए काम के ऊपर दूसरी कोई एजेंसी काम करती है, तो उनके काम करते वक्त कहीं ना कहीं कुछ छोटा मोटा डैमेज आ जाता है। तो वो सब इश्यूज़ की वजह से बहुत बार हमें ये फेलियर्स समझ में आती हैं, और उसका मतलब ये नहीं बोलते हैं कि बिल्डर ने वाटर प्रूफिंग नहीं कराई है। देर आर वेराइटीज ऑफ डॉक्टर। देर आर स्पेशलिस्ट डॉक्टर ओनली फॉर एनेस्थीसिया, देर आर स्पेशलिस्ट डॉक्टर ओनली फॉर ऑपरेटिंग फॉर आईज, देर आर स्पेशल डॉक्टर ओनली ऑपरेटिंग फॉर हार्ट्स। तो ऐसा नहीं कि डॉक्टर का टैग मिल जाने से वो हर जगह पे काम कर सकता है। सेम वे वाटर प्रूफिंग के अंदर भी सिर्फ वाटर प्रूफिंग बोलने से आप सब जगह पे वाटर प्रूफिंग भी नहीं कर सकते। के अंदर हम रेमेडियल वाटरप्रूफिंग की जब हम बात करते हैं तो उसके अंदर एग्जैक्टली हम करते क्या हैं? बेसिकली रेमेडियल वाटर प्रूफिंग इज पार्ट ऑफ अ स्ट्रक्चर वाटर प्रूफिंग। होता ये है कि सिर्फ वाटर प्रूफिंग हर बार फेल नहीं होता, कभी कभार स्ट्रक्चर भी फेल हो जाता है। तो वाटर प्रूफिंग बेसिकली एक, अगर मैं ह्यूमन बॉडी का एक एग्जांपल दूं, तो बोन अगर हम बात करें तो स्केलेटन, बोन स्केलेटन की अगर हम बात करें तो मैं उसको स्ट्रक्चर बोलूँगा। एंड स्किन की अगर मैं बात करूँ तो मैं उसको वाटर प्रूफिंग बोलूँगा। तो जब भी स्किन फेल होती है तब वो इश्यू बोन तक धीरे धीरे जा सकता है। पर इंसान के डॉक्टर तो नहीं है, पर आप एक बिल्डिंग के या एक लीकेज की प्रॉब्लम को तो एज अ डॉक्टर ही अप्रोच करते हो। 100% यस। मैं अभी तक सोचूं तो आपने कितने घर की प्रॉब्लम सॉल्व करी होगी आज तक? In my 18 years of career, I have serviced more than 800 इंटीरियर डिज़ाइनर्स, जिनकी इंटीरियर डिज़ाइनर्स एंड आर्किटेक्ट्स, और जिनके थ्रू हमने एवरेजली, अगर मैं एक इंटीरियर डिज़ाइनर की मैं बहुत ही ऑप्टिमाइज्ड कैलकुलेशन बता रहा हूँ कि अगर 15 साइट भी अगर करी रहेंगी 18 सालों के अंदर, तो भी आप कैलकुलेशन कर सकते हो कि कितने क्लाइंट हमने सर्विस किए हुए हैं। 12,000 के आसपास। थैंक यू फॉर वॉचिंग इमेजिन इंफ्रा पॉडकास्ट। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है इमेजिन इंफ्रा पॉडकास्ट के एपिसोड नंबर 6 पे। आज हम एक बहुत ही पेक्यूलियर इशू, जो कि पुरानी बिल्डिंग्स के अंदर, जब वो बिल्डिंग बन चुकी है, उसके अंदर कोई रह रहा है, कोई उसमें काम कर रहा है, और उसके बाद उसके अंदर जब पानी टप 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 करता है और वहाँ पे रहने वाले की लाइफ खराब होने लग जाती है, तो उसको कैसे हम टैकल करते हैं, आज हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो इसको हम रेमेडियल वाटरप्रूफिंग भी कहते हैं। तो इस रेमेडियल वाटरप्रूफिंग का जो एक क्रिटिकल इशू है, हु बेटर देन अ स्ट्रक्चरल वाटरप्रूफिंग कंसल्टेंट एंड एन इंजीनियर, तो उनको मैंने आज बुलाया है इस इशू के बारे में अपनी एक्सपर्टीज शेयर करने के लिए और क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस होते हैं इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए। सो टुडे आई वुड लाइक टू वेलकम माय वेरी क्लोज फ्रेंड and an associate in business, Mr. Raja Haria, who's come down specially from Bombay to Delhi to record this podcast with me. Thank you so much, Raja, for being on this episode. So, राजा के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, he has over 18 years of experience. शक्ल देख के लगता है कि मतलब अभी फ्रेशर है, पर इनको एक्चुअली में 18 साल का एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री के अंदर। और सिर्फ 18 साल का एक्सपीरियंस ही नहीं, इनको एक्चुअली 40 साल का, ही इज सेकेंड जनरेशन इन दिस इंडस्ट्री, एंड उनको एक्चुअली 40 साल का अपने फादर के साथ उन्होंने 1984 में स्टार्ट किया था। सो सिमिलर एक्सपीरियंस, मेरा थर्ड जनरेशन है 40 साल में, बट उनका सेकंड जनरेशन है, तो उन्होंने 2 जनरेशन में इतनी एक्सपर्टीज गैदर कर ली है जितनी मैंने 3 जनरेशन में करी है। सो आई एम वेरी हैप्पी टू हैव हिम हेयर, एंड ही इज ऑल्सो द सेक्रेटरी, द यंगेस्ट सेक्रेटरी ऑफ वेस्ट जोन ऑफ वाटरप्रूफर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जो कि इंडिया की वन एंड ओनली बॉडी है जो कि वाटरप्रूफिंग स्पेशलिस्ट को कंबाइन करती है एक प्लेटफॉर्म पे। तो उसके ये सेक्रेटरी भी हैं। सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड फॉर टुडेज एपिसोड, जहाँ पर हम रेमेडियल वाटरप्रूफिंग के टॉपिक के बारे में और उससे नेक्स्ट लेवल एक वाटरप्रूफिंग के बिजनेस के अंदर क्या चीज़ें उस बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकती हैं, या फिर क्या चीज़ें हमारे क्लाइंट्स जो जो वो प्रॉब्लम फेस कर रहा है, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाली वो कौन सी चीज़ें हैं, उसको कैसे हम बेटर कर सकते हैं उसके एक्सपीरियंस को, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। सो वेरी वेलकम टू राजा ऑन दिस एपिसोड।
Rishabh, first of all, thank you so much. That was generous इंट्रोडक्शन. यस, शक्ल देख के हम आप और हम छोटे जरूर लगते हैं, बट द एक्सपर्टीज एंड द एक्सपीरियंस व्हाट वी हैव गैदर्ड ओवर टाइम इज समथिंग व्हाट वी आर ट्राइंग टू शेयर विद द फ्रेटर्निटी. And before that, before we start our conversation, I would just like to congratulate you on your 6th episode of your Imagine Infra podcast. And I wish आप आपके podcast पे और हमारे जैसे काबिल लोगों को लाएं और उनका व्यू आपके ऑडियंस के साथ शेयर करें. सो आई एम विशिंग यू ऑल द बेस्ट बिफोर वी स्टार्ट दिस पॉडकास्ट टुडे. थैंक यू सो मच. सो राजा, आई वुड लाइक टू आस्क यू कि जो एक क्रिटिकल इशू होता है कि जब कोई रह रहा है बिल्डिंग में और उसकी बिल्डिंग से पानी लीक करने लग जाता है, तो ऐसे केस में जनरली कोई स्ट्रक्चरल फेलियर है या जो पहले वाटरप्रूफिंग हुई है उसमें फेलियर है या पहले वाटरप्रूफिंग कराई ही नहीं गई है उस बिल्डिंग के अंदर, तो ऐसे केस को कैसे सॉल्व किया जा सकता है? यार, शुरुआत ही पेचीदा सवाल कर लिया आपने. सो ऋषभ, ऐसा है कि वी एज अ वाटरप्रूफर्स और वी एज अ इंजीनियर, हमारी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इश्यूज़ को डायग्नोस करें. कोई भी इशू हो, चाहे वो कोई सेंसिटिव मैटर होता है या कोई बेसिक निटिग्रिटीज़ होती हैं जो कोई प्रोजेक्ट्स के अंदर फेलियर्स की या कहीं पे शॉर्टफॉल्स की या शॉर्टकमिंग्स की, तो हम उसको डायग्नोस करें. इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड होने की वजह से हमारे पास वो एबिलिटी बाय डिफ़ॉल्ट आ जाती है, हमें ट्रेनिंग में मिलती हैं, हमारे एजुकेशन में मिलती हैं. तो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसका डायग्नोसिस और उसके सोर्स में है कि प्रॉब्लम क्या है, हम उसको कैसे एक्नॉलेज करते हैं. तो सेम इन वाटर प्रूफिंग और इन वाटर लीकेजेस और सीपेजेस, द डायग्नोसिस हैज़ टू बी डन. डायग्नोस करके उसका सोर्स क्या है आइडेंटिफाई करना होता है. आइडेंटिफिकेशन के बाद हम उसको सोल्यूशन दे सकते हैं. और रेमेडियल वाटर प्रूफिंग जब भी हम टर्म्स की बात करते हैं, तो प्रोजेक्ट्स के अंदर बहुत बार क्या होता है कि मल्टीपल एजेंसीज काम करती हैं. तो विद दर मल्टीपल एजेंसीज बहुत बार हमारे किए हुए काम के ऊपर दूसरी कोई एजेंसी काम करती है, तो उनके काम करते वक्त कहीं ना कहीं कुछ छोटा मोटा डैमेज आ जाता है, कहीं ना कहीं छोटा मोटा फेलियर आ जाता है ड्यू टू लैक ऑफ प्लानिंग, ड्यू टू ओवर डूइंग ऑफ द जॉब्स. तो वो सब इश्यूज़ की वजह से बहुत बार हमें ये फेलियर्स समझ में आती हैं. बट उसका मतलब ये नहीं बोलते हैं कि बिल्डर ने वाटर प्रूफिंग नहीं कराई है. हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि किसी बंदे ने ढंग से काम नहीं किया हुआ होता है. बट हाँ, कहीं ना कहीं पे स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑलवेज रहता है. तो वाटर प्रूफिंग एंड अदर सर्विसेज, अलाइड सर्विसेज जो भी होती हैं, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं पे ये गुंजाइश इम्प्रूवमेंट की हमेशा लगी हुई रहती है. वेरी राइटली सेड. तो वही इम्प्रूवमेंट सिर्फ एक एक एक्सपर्ट ही कर सकता है, वो एक लेमैन या एक पेंटर या एक मेसन नहीं कर सकता. बहुत जगह पे उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि यार चेक कर लो, वाटरप्रूफिंग कर लो, कुछ केमिकल ला के लगा दो, बट वो एक एक्सपर्ट के ही अगर स्कोप में आए तो वो ही उसका सॉल्यूशन को एक लॉन्ग टर्म के लिए कर सकता है. ट्रू. यूजुअली क्या होता है कि हर केसेस के अंदर एज अ सोल्यूशन, एज अ क्लाइंट, हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि हम कम से कम लोगों से इन्वॉल्व हों, कम से कम लोगों से इंटरेक्ट करें, सो दैट कम्युनिकेशन का इश्यूज़ ना आए. और हमारे लिए एक ही बंदे को हमें सब कुछ कम्युनिकेट करना है, भैया हमें ये ला दो, हमें वो ला दो, हमें ये करवाना है, हमें वो करवाना है. तो ये टाइप की माइंडसेट्स की वजह से बहुत बार हम एज अ क्लाइंट, अगर मैं मुझे मेरे खुद को अगर मैं क्लाइंट के शू में रख के विजुलाइज कर रहा हूँ, तो मैं वही बंदे को बोलूँगा, भैया मुझे यहाँ पे ये दिक्कत है, तो आप मार्केट से जो भी आपके पास अच्छा बेस्ट सोल्यूशन अवेलेबल है आपके नॉलेज से, वो आप ला के लगवा दो. तो मेसन की रिक्वायरमेंट होती है बिल्डिंग में मेसनरी बनाने के लिए या प्लास्टर करने के लिए. अगर आप उनसे बोलोगे कि भैया आप टाइल लगवा दो, तो वो उनका काम नहीं है. सेम वे हम कभी किसी मेडिकल इमरजेंसीज में हम जाते हैं, तो हम कंपाउंडर को नहीं बोलते कि आप भैया ऑपरेशन कर दो. सो द कंपाउंडर डज देयर जॉब, पिक्युलर जॉब ओनली लिमिटेड टू देयर स्कोप ऑफ वर्क. एंड डॉक्टर्स होते हैं, वही वो पर्टिकुलर ऑपरेट करते हैं. इवन इन दी डॉक्टर देर आर वेराइटीज ऑफ डॉक्टर. देर आर स्पेशलिस्ट डॉक्टर ओनली फॉर एनेस्थीसिया. There are specialist doctor only for operating for eyes. There are special doctor only operating for hearts.
तो ऐसा नहीं कि डॉक्टर का टैग मिल जाने से वो हर जगह पे काम कर सकता है। सेम वे वाटर प्रूफिंग के अंदर भी सिर्फ वाटर प्रूफिंग बोलने से आप सब जगह पे वाटर प्रूफिंग भी नहीं कर सकते हैं। जी, वेरी वेरी राइट, वेरी राइट। सो इसके अंदर जो अब स्ट्रक्चरल सॉरी, जो इसके अंदर हम रेमेडियल वाटरप्रूफिंग की जब हम बात करते हैं, तो उसके अंदर एग्जैक्टली हम करते क्या हैं? व्हाट डू यू एग्जैक्टली डू? हाउ डू यू सॉल्व दोस प्रॉब्लम्स? सो आपने एक क्लू ऑलरेडी ऑडियंस को दे ही दिया आपके क्वेश्चन के अंदर। तो बेसिकली रेमेडियल वाटरप्रूफिंग इज़ पार्ट ऑफ अ स्ट्रक्चरल वाटरप्रूफिंग। होता ये है कि सिर्फ वाटरप्रूफिंग हर बार फेल नहीं होता, कभी-कभार स्ट्रक्चर भी फेल हो जाता है। स्ट्रक्चर इसके लिए फेल होता है, कभी लोडिंग पैटर्न्स चेंज हो गई हैं। हमने एक्सपेक्ट कुछ करा था और हमने डिज़ाइन कुछ करा हुआ था, साइड पे एग्जीक्यूट कुछ हो गया, कुछ मटेरियल में कहीं पे कुछ चेंजेस हो गए, मेटलर्जी में चेंजेस हो गए। तो उसकी वजह से कंक्रीट की स्ट्रेंथ गेन नहीं हुई और कंक्रीट कहीं ना कहीं पे फेल होना शुरू हो गया धीरे-धीरे। तो जिसकी वजह से भी वाटरप्रूफिंग फेल होती है। वाटरप्रूफिंग है क्या? तो वाटरप्रूफिंग बेसिकली एक, अगर मैं ह्यूमन बॉडी का एक एग्जांपल दूं, तो बोन अगर हम बात करें तो स्केलेटन, बोन स्केलेटन की अगर हम बात करें तो मैं उसको स्ट्रक्चर बोलूँगा। एंड स्किन की अगर मैं बात करूं तो मैं उसको वाटरप्रूफिंग बोलूँगा। तो जब भी स्किन फेल होती है तब वो इशू बोन तक धीरे धीरे जा सकता है। एग्जाम्पल, अगर हमें स्किन पे कभी कट आ गया हो और वो कट में से कहीं पे कुछ हम लेमन या सॉल्ट, नमक या नींबू कभी हमारी स्किन पे लग जाता है तो हमें जलन होती है। अगर वही जलन को हम इग्नोर करते रहें थोड़े दिन और तक, तो वो धीरे धीरे हमारे मसल्स को टीयर करते हुए बोन तक पहुंच जाएगी। और कभी कभी हम एज अ ह्यूमन, कभी हम एक्सीडेंटली, हमारा कभी एक्सीडेंट, वी मीट एक्सीडेंट, तो उस समय पे हमारे बोन्स क्रैक हो जाते हैं, तो स्किन तो बाय डिफ़ॉल्ट क्रैक हो जाती है। तो बोन एंड द स्किन टुगेदर इज़ अ ह्यूमन बॉडी। सेम वे वाटरप्रूफिंग एंड स्ट्रक्चर टुगेदर आर स्ट्रक्चरल वाटरप्रूफिंग। तो डायग्नोसिस में ये आता है कि अगर स्ट्रक्चर फेलियर हुआ है तो हम स्ट्रक्चर वाटरप्रूफिंग की तरफ जाते हैं, अगर वाटरप्रूफिंग फेल हुआ है तो भी हम स्ट्रक्चर वाटरप्रूफिंग की तरफ जाते हैं। एंड जब भी रिपेयर करते हैं हम इस चीज़ों को, तभी हम रेमेडियल वाटरप्रूफिंग की तरफ आते हैं। वाओ, दैट्स सो नाइसली एक्सप्लेन्ड। ये आपने एमबीबीएस में सीखा था? ये डेफिनेटली मुन्ना भाई ने सिखाया है। गॉट इट। तो आप बेसिकली आप इंसान के डॉक्टर तो नहीं है, पर आप एक बिल्डिंग के या एक लीकेज की प्रॉब्लम को तो एज अ डॉक्टर ही अप्रोच करते हो। 100% यस, 100% यस। एज अ कंसल्टेंट हमारा रोल होता है कि हर स्टेक होल्डर्स को, एग्जाम्पल स्टेक होल्डर्स की जब भी मैं बात करता हूँ तो हमारे लिए कॉन्ट्रैक्टर्स भी एक स्टेक होल्डर आ जाते हैं। हमारे लिए एप्लीकेटर्स जो काम कर रहे हैं साइट के ऊपर, वो भी हमारे लिए स्टेक होल्डर्स बन जाते हैं। क्लाइंट्स भी हमारे लिए स्टेक होल्डर बन जाते हैं। कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, आर्किटेक्ट्स एंड इंटीरियर डिज़ाइनर्स को भी हमें एक्सप्लेन करना पड़ता है कि सर हम ये वाला चीज़ क्यों इस डिटेल से कर रहे हैं या इस प्रोसेस से कर रहे हैं। तो जब हमको गाइड करना होता है तो हमारे लिए हमारी लैंग्वेज उनको कन्विंस जब तक नहीं होता है, उनके एग्जाम्पल्स हम जब तक उनको रिलेट नहीं करते हैं ना, तब तक वो उनको बाय नहीं कर पाते हैं कि भाई हमें ये क्यों चाहिए। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम विद दिस एक्सपीरियंस ऑफ डीलिंग विद मल्टीपल स्टेक होल्डर्स, ये अभी ज़ुबान बन चुकी है कि भैया आपको ये एग्जांपल हम जब भी देंगे तो आप तभी आप रिलेट कर पाएंगे और आप उसको ऑनबोर्ड कर पाएंगे। जी, जी। दैट्स वेरी वेरी राइट कि मतलब हर एक को एक पर्टिकुलर चीज़ समझ आती है और उसको उसकी ही भाषा में समझाना ज़रूरी है, जिससे कि उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसको मिल पाए। जी, जब हम डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो डॉक्टर भी हमारे को वही चीज़ें बताता है जो हमारे को हज़म हो सकती हैं, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ ऐसी चीज़ बताएगा जो हमारे लिए प्रैक्टिकली मतलब हम सोच भी नहीं पाते उसको करने की, तो वो हम उसको इम्प्लीमेंट भी नहीं कर पाएंगे। 100% सो राइट। चाहे वो होम ओनर हो, चाहे वो आर्किटेक्ट हो, चाहे वो इंटीरियर इंटीरियर डिजाइनर, डिज़ाइनर हो, सबकी एक अलग लेवल की स्किल है, एक अलग लेवल की अंडरस्टैंडिंग है, तो उसके हिसाब से आप उनको सॉल्यूशंस ट्रू, देते हो, उनको ट्रू, समझाते हो, राइट, जिससे अल्टीमेट गोल अचीव हो अचीव हो जाए। जाए। यस। परफेक्ट। सो राजा भाई, आई वांट टू आस्क कि आपके मेन हु आर योर क्लाइंट्स जिनको आप सर्व करते हो? आर दे होम ओनर्स, आर दे यू नो बिग बिल्डर्स जो बड़ी सोसाइटीज बनाते हैं, या इंडस्ट्रीज? मतलब आपका मेजर क्लाइंट बेस कौन है? सो प्राइमरीली सिंस वी आर इनटू अ रेमेडियल वाटरप्रूफिंग सॉल्यूशंस एज अ स्ट्रक्चरल वाटरप्रूफर्स, तो हमारा क्लाइंट बेस मेजॉरिटी इज अ होम ओनर। बिल्डर्स जब भी कोई प्रोजेक्ट डिले हो जाता है और उनके तरफ से कोई इन्वेंट्री सेल नहीं होती है, इन दैट केस दे आल्सो बिकम आवर क्लाइंट बेस।
इंडस्ट्रीज़ तो सर ये इंडस्ट्री ऐसी, मतलब इंडस्ट्रीज़ की जब भी मैं बात करता हूँ तो जो फैक्ट्रीज़ हैं या कमर्शियल सेंटर्स हैं, उनमें भी जब भी विथ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो भी हमारे क्लाइंट बन जाते हैं। तो अगर मैं क्लाइंट मेरे क्लाइंट हमारे सर्विस हम जिसको करते हैं, अगर मैं उनकी बात करूँ, हमारी ऑनबोर्डिंग जर्नी की बात करूँ, अगर किसको हम हेल्पफुल हो सकते हैं, जिसके पास स्ट्रक्चर है, जो एंटिटी के पास स्ट्रक्चर है, एक बिल्डिंग स्ट्रक्चर है, दे हैपन टू बी अवर क्लाइंट बेस। क्योंकि एज अ होम ओनर आपके पास एक घर है, बंगलो है या कुछ प्रीमाइसिस है। एज अ कंपनी और एज अ ऑर्गेनाइजेशन आपके पास सोसाइटीज़ है। एज अ कंपनी आपके पास इंडस्ट्रियल प्रीमाइसिस है या कमर्शियल सेंटर है। तो वो सब हमारे क्लाइंट बेस ग्रेजुअली, नॉट इमीडिएटली, विथ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम दे बिकम यू नो अप्रोचेबल एंड दे बिकम अवर क्लाइंट। अंडरस्टूड। सो अगर मैं अभी तक सोचूं तो आपने कितने घर की प्रॉब्लम सॉल्व करी होगी आज तक अपनी 40 साल की हिस्ट्री में? So, in my 18 years of career, I have serviced more than 800 इंटीरियर डिज़ाइनर्स, जिनकी इंटीरियर डिज़ाइनर्स एंड आर्किटेक्ट्स, और जिनके थ्रू हमने एवरेजली, अगर मैं एक इंटीरियर डिज़ाइनर की मैं बहुत ही ऑप्टिमाइज्ड कैलकुलेशन बता रहा हूँ कि अगर 15 साइट भी अगर करी रहेंगी 18 सालों के अंदर, तो भी आप कैलकुलेशन कर सकते हो कि कितने क्लाइंट हमने सर्विस किए हुए हैं। 12,000 के आसपास हो गए कम से Approximately. कम। And within 40 years of career with my team, with our team, we have serviced more than 1,43,000 client base, जिनके टोटल एसेट्स मिला के मोर देन 1.5 लाख एसेट्स को हमने सर्विस किया हुआ है। तो कोई कोई क्लाइंट ऐसे भी आए हैं हमारे पास जिनके मल्टीपल एसेट्स थे, तो उनके हमने मल्टीपल टाइम्स हमने सर्विस किया हुआ है। कि किसी का सेकंड होम होता है, किसी का ऑफिस प्रीमाइसिस होता है, तो उससे बहुत सारे क्लाइंट भी हमारे पास इस तरीके से रिपीट हुए हैं। अंडरस्टूड। दैट्स अ ह्यूज एक्सपीरियंस बेस दैट यू हैव। सो इतना एक्सपीरियंस के बाद आई एम श्योर यू हैव परफेक्टेड कि क्या सॉल्यूशन किस केस में क्या चीज़ होगी। मतलब वो आपके पास पूरी एक प्लेबुक बन गई होगी अब तो, वो कि आपको सोचना नहीं है, देखते ही आप सूंघ के बता सकते हो कि प्रॉब्लम क्या है। सो ऋषभ, ऐसा है ना कि अ, मैं एक स्कूल ऑफ थॉट्स मेरे मेरे पेरेंट्स, मेरे फादर के पास से मैंने लिया हुआ है कि चाहे आपको कितना भी कुछ आता हो, आपको हर नया शख्स जो आपको मिलता है, हर नई साइट या हर नई असाइनमेंट आपको मिलती है, आपको कुछ ना कुछ नया सिखा जाती है। डेफिनेटली विथ वी हैव so many experiences, so many case studies, differently serviced इन आवर एक्सपीरियंस। तो हमारे पास अगर मेंटल जुक बॉक्स में, अगर प्लेबुक में हम देखेंगे, तो और या रिकॉर्डेड डेटाबेस में भी हम देखेंगे, तो हमारे पास बहुत सारी वेराइटीज़ ऑफ केस स्टडीज़ हैं हमारे पास। बट हर बार हर नई असाइनमेंट हमें कुछ एक नया छोटा सा नजर दे जाती है कि यार ये हम इसको इस तरीके से और बेहतर तरीके से इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। सो द की हियर इज इन इम्प्रोवाइजेशन विथ टाइम, विथ द एक्सपीरियंस एंड सबसे बड़ी बात यहाँ पे आती है कि आप रिकॉर्ड कैसे करते हो, वो चीज़ को आप याद कैसे रखते हो, और उसको फर्दर सेम चीज़ दूसरी बार ना है उसको इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हो। तो दिस इज़ व्हाट इट इज़। गॉट इट। सो राजा भाई, जैसे मैंने और आपने इंडस्ट्रीज़ के लिए कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करी हैं साथ में मिलके, सो इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम्स के लिए आपके पास क्या सॉल्यूशंस है? जैसे उनके पास उनके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, चाहे पीईबी स्ट्रक्चर हो गया, टिन शेड स्ट्रक्चर भी जिसको कहते हैं हम लोग आम भाषा में, तो उसके लिए हमने जो प्रॉब्लम्स करी हैं, क्या वो आप व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि कैसे हमने सॉल्व किया है, क्या उसमें हमने सॉल्यूशंस दिए हैं उनको? तो ऋषभ, यू ऑलरेडी नो दैट आपके बहुत सारे क्लाइंट जो कि ऑलरेडी एमएनसीज हैं, जो कि फैक्ट्री ओनर्स हैं, और कहीं ना कहीं भी हमारे भी कुछ क्लाइंट्स बेस हमने जब जब एक्सचेंज करा हुआ था कॉन्वर्जेशन, तभी तो हमने उनका जो बेसिक प्रॉब्लम समझा हुआ था कि उनके पास लार्ज शेड एरियाज हैं, जिसको हम शेड बोलते हैं, या इन टेक्निकल वर्ड वी कॉल पीईबी स्ट्रक्चर। तो जो लार्ज शेड एरियाज होते हैं, वहाँ पे उनको टिपिकल एक इशू आता है कि सिंस इट्स अ फैक्ट्री एरिया, सिंस इट्स अ प्रोडक्शन एरिया, तो वहाँ पे बहुत सारे तरीके के मशीन्स काम करते होते हैं, तो इनका इंटरनल हीट का इशू होता है, कहीं पे कोरोसिव एनवायरनमेंट होता है, कहीं पे एक्सटर्नली कोरोसिव एनवायरनमेंट होता है, जिसकी वजह से उनके फैक्ट्री के प्रीमाइसिस को बाहर से कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ एडल्ट्रेशंस उनको हिट होते रहते हैं। तो वहाँ पे हमने आपके साथ मिलके, आपकी कंपनी के साथ, आपकी टीम के साथ, टेक्निकल टीम के साथ मिलके हमने बहुत कुछ सॉल्यूशंस ऑफर किए हुए हैं। एक आध एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ कि आपकी
एल्यूमिनियम फॉइल्ड शीट्स जो हैं SBS वाली। SBS वाली, तो that experience, it was a new experience for us to onboard your solution, Yes. because in market, in that trend of time, एल्यूमिनियम फॉइल वाली SBS मेम्ब्रेन, सेल्फ एडेसिव मेम्ब्रेन, आई थिंक नहीं थी लोगों के पास, ज़्यादातर लोगों के पास जी, नहीं थी। जी। तभी आपका वो इनोवेशन जो था वही एक्सपीरियंस के तौर पे हमने उसको यूज़ करके हमने हमारे क्लाइंट्स को सर्विस किया हुआ था। यस, यस। एंड ऑलरेडी आपके साथ एक प्रोजेक्ट अभी जो प्रोस्पेक्टिंग स्टेज में है, जो हम डिस्कस कर रहे हैं, जहाँ पे आपकी जो अदर सॉल्यूशंस हैं, बबल वाली जो हम जो डिस्कस कर रहे थे, जी, तो वो भी हम वहाँ पे भी इम्प्लीमेंट करेंगे। जी। सो यस, विथ टाइम आपका एक्सपीरियंस 40 सालों का, आपका एक्सपीरियंस, हमारा 40 सालों का एक्सपीरियंस को 1600 साल का एक्सपीरियंस को लोगों को सर्विस करना है। वेरी राइटली सेड। 40 + 40 नहीं, 40 × 40 40। into 40। ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। तो हम नॉर्मली जैसे बात करते हैं, 4-5 महीने जब बारिश चलती है तो बारिश में हमारे छत के ऊपर प्रॉब्लम्स होती हैं। बाकी टाइम पे बाकी के जो 7-8 महीने होते हैं तब बाकी एरियाज़ में प्रॉब्लम होती है। फॉर एग्जांपल आपके बाथरूम्स हो गए, किचन्स हो गए, तो उन सब में प्रॉब्लम्स चलती हैं। तो उससे पहले, बिफोर आई मूव ऑन टू द डेप्थ की जो हमारी बाथरूम्स, किचन्स की वाटरप्रूफिंग होती है, उससे पहले मैं जानना चाहूँगा कि छत की वाटरप्रूफिंग को ठीक करने के लिए, जब छत टपक रही है तो उसको ठीक करने के लिए आपने किस टाइप के सॉल्यूशंस, कोई एक आध एग्जांपल आप देना चाहेंगे जो आपके लिए एक चैलेंजिंग साइट रही हो और उसको आपने सॉल्व किया हो, किसी छत, टपकती हुई छत को रोका हो आपने? ऋषभ, मेरे पास अ, टपकती हुई छतों के तो मतलब ढेरों एग्जाम्पल है, ढेरों मतलब ढेरों एग्जाम्पल है। हमारे पास साइट्स यूजुअली तभी ऑनबोर्ड होती है कि जब प्राइमरी लेवल पे मल्टीपल टाइम्स वो साइट पे काम हो चुका हुआ रहता है, किसी ना किसी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू, किसी ना किसी सो कॉल्ड वनाबी वाटरप्रूफर्स के थ्रू, जो आज की तारीख में हम, जिसके आप और हम ऑलरेडी मार्केट में देखते आ रहे हैं। जी, होता यह है कि उनके पास एक स्किल होती है एप्लीकेशन की, पर उनके पास डायग्नोसिस स्किल नहीं होती कि प्रॉब्लम क्या है। अगर वो प्रॉब्लम समझ लेते तो शायद बेहतर तरीके से वो खुद भी सर्विस कर सकते थे। तो टेरेसेस के ऊपर मेजरली हमें इशू ये आइडेंटिफाई होता है कि हीट की वजह से, गर्मी की वजह से हमारा स्ट्रक्चर कुछ परसेंट एक्सपांड होता है। रात में जब भी ठंड पड़ती है, तो वो ड्यूरेशन में कॉम्पैक्ट होता है। तो ये ड्यूरेशन में जो साइकिल, जिसको हम फ्रीज थॉ साइकिल्स बोलते हैं, जिसको एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन साइकिल बोलते हैं, तो ये साइकिल की वजह से स्ट्रक्चर के अंदर छोटे छोटे माइक्रो क्रैक्स आ जाते हैं। एंड बहुत सारे, सिंस वी आर फ्रॉम मुंबई, तो मुंबई का एम्बियंट एनवायरनमेंट ही ज़्यादा मॉइस्ट है, डैम्प है। तो वहाँ पे वही क्रैक्स के अंदर धीरे 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 आपके वाटर मॉलिक्यूल्स या एनवायरमेंटल कार्बोनेशंस आपके वहाँ पे सेटल होके आपके स्टील को ख़राब करते हैं, और धीरे धीरे आपकी छत क्रैक होने लग जाती है, और वहाँ से पानी नीचे नीचे सीना चालू हो जाता है, जिसको हम सीलन भी बोलते हैं। यहाँ पे प्राइमरी सॉल्यूशन हम देते हैं लोगों को। अगर कॉम्प्लेक्स डिटेल्स हैं तो वहाँ पे हम सॉल्यूशन देते हैं लिक्विड अप्लाइड मेम्ब्रेन्स के बारे में। और अगर कॉम्प्लेक्स साइट नहीं है, जिसके अंदर डिटेलिंग कम है, तो वहाँ पे हम प्रीफॉर्म मेम्ब्रेन्स के बारे में भी हम कभी कभार रेकमेंड करते हैं। तो प्रीफॉर्म मेम्ब्रेन्स के अंदर EPDM हो गया, SBS मेम्ब्रेन हो गया, TPO हो गया, तो ये सॉल्यूशंस हम ऑफर करते हैं। और लिक्विड अप्लाइड के अंदर एक्रेलिक्स हो गए, बेस्ड ऑन द क्लाइंट्स ड्यूरेबिलिटी, एक्सपेक्टेशन ड्यूरेबिलिटी, PUs भी रेकमेंड करते हैं, एक्रेलिक्स भी रेकमेंड करते हैं। सो इट्स अ डायनामिक ऑफ व्हाट क्लाइंट इज एक्सपेक्टिंग एंड वर्सेस व्हाट क्लाइंट इज लुकिंग फॉरवर्ड फॉर। तो एंड साइट कंडीशंस, तो ये कॉम्बिनेशन में बहुत सारे प्लेस बनते हैं। आप और हम जानते ही हैं कि क्लाइंट बोलते हैं बहुत बार कि हमारा बजट, हमने एक्स बजट बना रखा है, तो आप प्लीज़ आप ये एक्स बजट के आजू बाजू में आप ऑप्टिमाइज करके सॉल्यूशन दीजिए। तो एज ए कंसल्टेंट हमारा रोल यही बन जाता है कि वो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को, क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन को, वेंडर की एक्सपेक्टेशंस को मैच करवा के एक सॉल्यूशन सर्विस किया जाए। अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। दैट्स एन इंटरेस्टिंग अप्रोच। एंड ये आपने छतों का बताया, जैसे उसके अंदर अलग अलग टाइप की मेम्ब्रेन्स हो गई, बेसिकली द प्रीडोमिनेंट थिंग दैट विल सॉल्व द प्रॉब्लम एक छत की लीकेज का इज सम सॉर्ट ऑफ अ मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन, यस। मेम्ब्रेन के अलावा किसी टाइप के कोई रिपेयर्स वगैरह की भी रिक्वायरमेंट होती है या कोई और 100% तरीके? यस। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया कि स्ट्रक्चर के अंदर क्रैक्स आते हैं, तो बेसिकली वो
रिपेयर के सेगमेंट में ही जाते हैं। जी। तो वो रिपेयर करने के लिए जो सॉल्यूशन हम ऑफर करते हैं, तो बहुत सारे स्ट्रक्चरल रिपेयर्स भी होते हैं उसके अंदर। कहीं ना कहीं पे छोटे मोटे स्ट्रक्चरल रिपेयर्स भी आते हैं, जिसके अंदर हमें कहीं पे कभी ग्राउट्स करने पड़ते हैं, कहीं पे कभी क्रैक सीलिंग एप्लीकेशंस करना होता है। इसके अलावा बहुत बार क्या होती है, सरफेस की कंडीशन ही बहुत पुअर हो जाती है कि हम्म। अगर मकान या कोठी या बिल्डिंग स्ट्रक्चर कोई 25-30 साल पुराना है, तो उसने उसकी सर्विस लाइफ का जो सरफेस है, स्किन है, वो ऑलरेडी उसकी मतलब उसने सर्विस कर दी हुई है। तो वो सर्विस को आगे उसके ऊपर फर्दर कुछ ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं। तो वो केसेस में हम रिपेयर्स पे भी फोकस करते हैं पहले। रिपेयर्स हो जाने के बाद या रिपेयर के साथ में ही बहुत सारे सॉल्यूशंस आपने ऑलरेडी हमें बताए हैं कि रिपेयर के साथ में ही वो चीज़ों का वाटर प्रूफिंग हो सकता है। तो यस, ये अप्रोच भी हम अभी कर रहे हैं। गॉट इट, गॉट इट। तो उसके अंदर आप कोई पर्टिकुलर ब्रांड प्रेफर करते हैं कि मैं इस ब्रांड के प्रोडक्ट्स यूज़ करना चाहता हूँ, या फिर आप एज एंड व्हेन रिक्वायरमेंट, किस तरीके की अप्रोच रहती है आपकी देखिए, प्रोडक्ट ऐसी सिलेक्शन है में? कि ब्रांड एक है ना, परसेप्शन है। एंड टू हैव अ ब्रांड विथ यू इज समटाइम्स अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, एंड समटाइम इट फायर्स इन योर बम। तो ब्रांड का प्रेफरेंस ऑनेस्टली हम नहीं रख रहे हैं, हम प्रोडक्ट का प्रेफरेंस रखते हैं कि प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस किस तरीके से कर रहा है फॉर द गिवन सिचुएशन। मे इट बी ऑफ एक्स ब्रांड, वाई ब्रांड और जी ब्रांड, but the overall predominance or the prerequisites are the product which service that particular issue. आपसे since when we got to know each other, मेरे लिए आपकी रीजनल ब्रांड तभी शायद नो हाउ नहीं था, बट आपके प्रोडक्ट्स बहुत सुपीरियर लगे मुझे। तो मैंने आपके प्रोडक्ट्स बहुत जगह पे मैंने आपको रेकमेंड करवाया, बहुत जगह पे एप्लीकेशन करवाया। तो वो इट्स नॉट अबाउट अ ब्रांड, इट्स अबाउट अ सॉल्यूशन व्हाट वी आर एबल टू ऑफर। क्योंकि ओवरऑल लोग है ना, वो देखते हैं कि आपने अच्छा काम क्या करा है, किससे करा है, उससे कोई किसी को मतलब नहीं होता है। तो सॉल्यूशन इज ऑलवेज अ प्रायोरिटी फॉर अस। Understood, understood. And I think that is the right approach when somebody becomes too brand conscious कि मेरे को इसी के साथ करना है, तो वो फिर उसके अंदर ऑप्शंस लिमिटेड हो जाते हैं, क्योंकि हर एक ब्रांड की एक अपनी यूएसपी होती है, हर एक ब्रांड की एक अपनी स्ट्रेंथ होती है। सो अगर हम सारे अलग अलग अवेलेबल स्ट्रेंथ्स को कंबाइन करके किसी सॉल्यूशन को करें, तो उसका ओवरऑल परफॉर्मेंस विल बी मच बेटर। 100% राइट, 100% राइट। सो आपने इस छत के बारे में काफ़ी बात करी, एंड जितना मैं आपको जानता हूँ कि आपने बहुत सारी जगह पे जो मॉनसून के अलावा जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो ऑल ईयर राउंड चलती है, आपने उन प्रॉब्लम्स को काफ़ी सॉल्व किया है। सो आई वुड वांट कि आप उसके बारे में कुछ बताएं। सो